अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेसन में हम लोग सेकंड ईयर के जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास जो है फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है और फंक्शन को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है मेरे पास जो मैंने आपके सामने लिख कर दे दिया है कि फंक्शन इन मैथमेटिक्स एन एक्सप्रेशन रूल और लॉ। ये क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है, रूल है या कोई कानून है that define a relationship between one variable which is called the independent variable and another variable which is the dependent variable। यानी कि एक ऐसी कानून जिसमें एक रिलेशनशिप है हमारे पास किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। और functions are ubiquitous in mathematics and are essential for formulating physical relationship in the sciences। फंक्शन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है या आम है मैथमेटिक्स में, और ये हमारे पास क्या है? एसेंशियल है, लाजमी है किसी चीज़ को बनाने के लिए जहाँ पर हमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप की ज़रूरत हो साइंसेस में। अभी मैं आपके लिए डिफ़ाइन भी करूँगा कि हमारे पास रिलेशनशिप किस तरह बन सकता है और फंक्शन को हम लोग किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम लोग फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग रोकने के बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर फंक्शन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फंक्शन हमारे पास एक f ऑफ x है जो कि है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ x को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक और वेरिएबल से जिसको हम लोग y कहते हैं, ठीक है। y हमारे पास क्या होगा? ये y जो है हमारे पास क्या है, इसको मैं क्या करूँगा आपके लिए कोई और फॉर्मेट इसमें चेंज करूँगा कि y हमारे पास क्या होगा? ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो जो कि बराबर है y के, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा, इसकी कलर को भी मैं चेंज करूँगा ताकि आपके लिए ये आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको भी चेंज करूँगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास f ऑफ x है जो कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस x है प्लस 1 है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है? वो y के बराबर है, यानी कि f ऑफ x हमारे पास y के बराबर है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि हमारे पास जो x है, यहाँ पर जो ब्लू में x है, ठीक है, ये हमारे क्या पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी हम लोग कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, हमारे पास डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल है हमारे पास। ये क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है हमारे पास क्या है, मैं इसको डिनोट करूँगा y के साथ, ठीक है। और क्योंकि f ऑफ x बराबर y है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? x की कोई वैल्यू डालते हैं, इंडिपेंडेंटली हम लोग कोई वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू हमारे पास है 1 के, तो मैं कहूँगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। मतलब ये आएगा हमारे पास y इक्वल टू 3 आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि y है हमारे पास, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है,
देखें इंडिपेंडेंटली हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर आएगा प्लस 2 प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो 2 to 4 आएगा प्लस 2 प्लस 1 आएगा जो कि 6 होगा और 7 होगा, ठीक है। हमारे पास y 7 है। तो जितनी भी हमारे पास ये वैल्यू हैं, जो x की वैल्यू है हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो y की वैल्यू को चेंज कर रहा है। यानी कि y हमारे पास कंप्लीट डिपेंड करेगा वो x पर, और x की कोई फॉर्मेशन नहीं है कि वो डिपेंड करे y पे। यानी कि अगर हम लोग x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज हो रहा है। Therefore we call it like dependent variable। y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले से बताया। और हमारे पास x क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारे पास y की वैल्यू को चेंज कर रहा है। अगर डेफिनेशन को एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आप देख लें ये क्या है, एक रूल है या लॉ है जो कि डिफाइन करता है रिलेशनशिप किसके दरमियान, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन आर, मतलब आप देख सकते हैं इसे किसी भी फिज़िकल रिलेशनशिप में, ठीक है। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वाज फर्स्ट गिवन इन 1837 है। मॉडर्न डेफिनेशन एक जर्मन मैथमेटिशियन जो पीटर डिरिचलेट है, ठीक है, डिरिचलेट, उसने इसकी डेफिनेशन क्या बताया है आप अभी चेक कर लेना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, इफ़ अ वेरिएबल y इज़ सो रिलेटेड टू वेरिएबल x, यानी कि वेरिएबल y हमारे पास क्या है, रिलेटेड है वेरिएबल x के, that whenever a numerical value is assigned to x, जब कभी हम कोई नंबर असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, असाइन किया, किस चीज़ पर, 1, यहाँ पर x की वैल्यू को असाइन किया 2। Whenever a numerical value is assigned to x, there is a rule according to which a unique value of y is determined. Then y is said to be function of the independent variable x। क्या होगा, हमारे पास ये y जो है हमारे पास फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट x वेरिएबल के, ठीक है। जब भी हम लोग कोई वैल्यूज असाइन करते हैं x को, हम एक यूनिक वैल्यू y की या y का रिसीव करते हैं, और ये होगा किस चीज़ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, जो कि हमारे पास यूनिक वैल्यू देता है हमें y। तो ये है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 1837 जर्मन मैथमेटिशियन डिरिचलेट, ठीक है। आप फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह इसको समझते हैं और किस तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख़्याल में आपको समझ में आया होगा कि आप फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी यहाँ पर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन और मौजूद हैं, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं और डोमेन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, f ऑफ x बराबर है y के, या मैं कह सकता हूँ y बराबर है f ऑफ x के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी सेम वही है कि y बराबर होगा f ऑफ x के, ठीक है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, एक f ऑफ x है, यानी कि एक x की एक सेट बनेगा हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, ठीक है। और डोमेन से जो f ऑफ x की हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे 1 है, जैसे 2 है, तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिल जाती है, जैसे 7 है, जैसे 3 है। इन दो वैल्यू को, जिसके बदौलत हमें फंक्शन में, ये है हमारे पास कंप्लीट फंक्शन, इस फंक्शन में हमें एक यूनिक वैल्यू रिसीव होती है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये होगा रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, वो वैल्यूज़ जो हमें y में मिलती हैं
और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, वो वैल्यू जो हम इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, असाइन करते हैं x को। यह है हमारे पास रेंज एंड हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन भी मौजूद है फंक्शन के लिए, जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए डिफ़ाइन करूँगा, और उसको कुछ मैपिंग के थ्रू ही हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ए सेट है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू ही देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए है, बी है और सी है, और एक और हमारे पास जो रेंज है इसकी वो है हमारे पास बी है। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक वैल्यू जो ए में है, हर एक वैल्यू जो ए में है, वो एक वैल्यू जो है बी में क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए को फॉलो करेगा, बी है, बी को फॉलो करेगा, कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन है। और इसमें ये लाजमी है कि जितनी भी एलिमेंट और जितनी भी हमारे पास यहाँ पर इस सेट में एलिमेंट मौजूद है, उसकी एक इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हर एक के लिए हम लोगों ने असाइन किया है एक इमेज, तो इस तरह आप नहीं कर सकते हैं कि बी की कोई इमेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ नो इमेज फॉर बी, इस तरह हम लोग नहीं कर सकते, इसको लाजमी असाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और एक और हमारे पास कंडीशन ये है कि जब भी आप असाइन करेंगे कोई वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक जो नंबर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 इमेजेस पर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं इस तरह के, या मैं इस तरह एक और सेट बना रहा हूँ यहाँ पर इस एक ही वैल्यू हमारे पास 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, और ये फंक्शन भी नहीं है। जैसे अगर आप देख लें कि हमारे पास हर एक वैल्यू के लिए यूनिक हमारे पास y मौजूद है, यूनिक y मौजूद है, मतलब 3 है, 7 है, इस तरह नहीं हो सकता है कि वो 2 एक ही सेम इंफॉर्मेशन पे आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी एग्ज़ाम्पल में कुछ इस तरह दे दूँ कि आपके पास क्लास में क्या है कि बॉयज़ है, ठीक है, आपके क्लास में कोई बॉयज़ मौजूद हैं, तो बॉयज़ में मैं क्या कहूँगा कि इसकी जेंडर क्या है, मतलब इसकी जेंडर के बारे में अगर मैं क्या करूँ, इंफॉर्मेशन ले लूँ, तो या हम लोग कहेंगे कि मेल है, ठीक है, या हम लोग कहेंगे कि फीमेल है, ठीक है, मतलब इसकी जेंडर को हम लोग 2 इंफॉर्मेशन कहेंगे किसी भी स्टूडेंट को, या हम लोग इसको कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि स्टूडेंट। इसकी इंफॉर्मेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हमारे पास एक मेल है और एक फ़ीमेल भी हो सकता है स्टूडेंट में, मतलब मैं इसको फ़ीमेल भी दूंगा, ठीक है, हमारे पास फ़ीमेल है। अगर इसकी जेंडर को बात किया जाए, मतलब क्या है हमारे पास 1, हमारे पास 2 हमारे पास फ़ीमेल है, और 1 हमारे पास क्या है, मेल है। क्या इस तरह हो सकता है कि स्टूडेंट मेल भी हो और फीमेल भी हो? ये मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक है, नेचुरली ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये सिर्फ स्टूडेंट कैटेगरीज़ के तौर पर मेल पे जाएगा या फिर फीमेल पे जाएगा, या मेल पे जाएगा या फीमेल पे जाएगा, यानी कि एक वक्त में हम लोग दोनों को असाइन नहीं कर सकते, एक को हम लोग असाइन करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर किसी भी फंक्शन जो सेट ए में है उसकी एक ही इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम लोग 2 इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं होगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल जो है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में कुछ फंक्शन की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.1 की फ़र्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।